ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है अपना, सबसे पहले जो समझने वाला है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। देखिए, टेस्ट चार्ज क्या होता है कि अगर हमको किसी दूसरे चार्ज को पढ़ना है, जैसे कि इस पेन को मैंने चार्ज कर लिया, ठीक है। अब अगर मुझे इस चार्ज को पढ़ना है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, अगर मान लीजिए मुझे इतना भी जानना है, तो एक तरीका है इसका कि मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, एक कोई चार्ज है, वो मैं इसके पास लेके आऊंगा। मान लीजिए अब जो चार्ज मैं लेके आया हूं उसकी वैल्यू तो मुझे पता होगी क्या है। मान लीजिए मैंने वो पॉजिटिव रखा है और 1 कूलम का रखा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, ठीक है, धनावेश है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1। हमने यूनिट रखा, उसको इकाई रखा, ठीक है, ये मैं लेके आया। क्योंकि हम लेके आए हैं तो हम उसकी वैल्यू, उसका नेचर सब डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ये पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, बस ये डिसाइड किया और इसको हम लेके आए। इसको हम इसके पास लेके आए जो कि पॉजिटिव है, जो लेके आए वो पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ये वाला चार्ज जो है वो इसकी वजह से इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे ये न्यूट्रल है। क्योंकि अगर ये चार्ज होती, अब मान लीजिए ये वाला चार्ज जैसे रिपेल हो रहा है, ये तो पॉजिटिव था और रिपेल हो रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। ये मैं लेके आया, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। तो हमारे पास कोई एक चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। इसके ऊपर कोई चार्ज है जिसको पढ़ना है, जिसको मैं नहीं जानता, तो उसको पढ़ने के लिए हम एक दूसरा चार्ज लेकर आते हैं जो हम जानते हैं, जिसकी वैल्यूज वगैरह सब कुछ हमें पहले से पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की थोड़ी सी कंडीशन है कि इस पे जितना भी चार्ज है, अब जो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, स्मॉल। अब 1 मिली कूलम ले लीजिए, 1 माइक्रो, जो सोर्स चार्ज है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो उससे बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। वो आप चाहे 1 नैनो कूलम लिया, माइक्रो कूलम, क्या जो लिया हम ले सकते हैं, उसकी वैल्यूज के बारे में कभी बात नहीं होगी। तो टेस्ट चार्ज क्या है, बस हमें वो पता होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज, हिंदी में हम बोलेंगे इसको परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये है हमारे यूनिट। एक तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब 1 मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, जो आप अज्यूम कर सके आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एकांक धनावेश, और कुछ नहीं। तो ध्यान रखेंगे, अब इस चैप्टर में पढ़ते वक्त किसी भी जगह पर आपको अगर फोर्स का पता लगाना है, ठीक है, किसी पॉइंट पर, या फिर बल का पता लगाना है, या हम आगे पढ़ेंगे तीव्रता, ठीक है ना, इंटेंसिटी, उसका पता करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई चीज अगर हमें पता करनी हो किसी पॉइंट पे, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर क्या रखा गया है, एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। वहां हम रख के पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। जैसे कि ये एक चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कैसे पता करेंगे कि सोचेंगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का सिंबल क्या रखेंगे, Q0। ये कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। हम इसको हमेशा क्या मानते हैं, धनावेश, ठीक है। तो ये तो हमें पता रहेगा कि हमेशा ही पॉजिटिव है। अब ये अगर उधर गया तो हमें पता लग गया कि रिपेल हुआ है, प्रतिकर्षण हुआ है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये अगर ये उधर गया तो Q कैसा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा और वो इधर आया, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, परीक्षण आवेश कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव इसके पास आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, नेगेटिव। तो हम इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं हमारे चार्ज की हेल्प से, ठीक है। तो इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक एकांक धनावेश होता है। तो आगे से हम बोलेंगे परीक्षण आवेश, तो दो बातें तय हो जाएगी, एक तो उस चार्ज की वैल्यू क्या है 1, और दूसरा वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये होता है टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान दीजिए इसके ऊपर क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, देखो कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं,
जैसे कि Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, ठीक है। फिर हमारे पास है एक कोई और चार्ज Q3, फिर कोई एक और चार्ज है Qn, ऐसे खूब सारे चार्ज हैं। इन सारे चार्ज की वजह से मिलके किसी एक पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर कोई एक चार्ज है। अब कौन सा चार्ज है तो वो हम क्या समझेंगे, एक टेस्ट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, कोई चार्ज पड़ा है Q, ठीक है, टेस्ट चार्ज वो यहाँ पड़ा है। अब इसकी वजह से उस पर फोर्स उधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, ये इसको अगर प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। तो ऑल ओवर इस पे कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, ये कैसे पता करें तो देखते हैं अपन कि चलो इस पे पता करना है। तो हमने समझा कि P पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे कौन पड़ा है, Q0 P पॉइंट पे। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को देखो, ये तो सारा पॉजिटिव ही है, मैंने माइनस कहीं नहीं लिखा, तो पॉजिटिव ही हम सब प्लस लिख के कर रहे हैं, और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है। ये वाला चार्ज अब ये जब इसको धक्का देगा तो ये उधर जाएगा, ठीक है। ये समझ लिया हमने कि ये डायरेक्शन है F1 वेक्टर। Q1 ने इस पे जो फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स की डायरेक्शन आ गई F1 वेक्टर, ये डिस्टेंस ले लिया हमने R1। अब देखो ये वाला चार्ज अगर इसको यूं इस पे फोर्स लगा है तो ये इधर जाएगा, तो ये हो गए हमारे F2 वेक्टर, और ये डिस्टेंस क्या होगी R2, Q2 और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने ले ली R2। अब क्वेश्चन ये है, अभी और भी है चार्ज, पर ये वाला चार्ज इसको उधर धक्का दे रहा है, ये वाला चार्ज इसको उधर धक्का दे रहा है, तो फिर ये एक्चुअल में टेस्ट चार्ज जाएगा किधर, F1 की तरफ जाएगा या F2 की तरफ। तो इसके लिए क्लास 11th में आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। क्या था वो कि एक ही चीज पे मान लो मैं अगर इधर फोर्स लगाऊं इधर, और इसी चीज पे मैं इधर भी फोर्स लगाऊं, तो ना तो ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच में कहीं जाएगी। और इसको हमने पैरेललोग्राम लॉ में कैसे पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के नियम में ऐसे पढ़ा था कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण उसका परिणामी होते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। कि एक फोर्स ऐसे गया, एक फोर्स ऐसे गया, तो फिर नेट किधर लगा, ना तो इधर लगेगा ना इधर, उसके डायगोनल उसके विकर्ण की तरफ लगेगा, बीच में से इधर भी फोर्स लगा इधर भी लगा। तो फिर यहाँ पर सिंपल समझो, जैसे कि ये कोई बॉल है, एक ही टाइम पे इस बॉल को हिट किया, एक ही टाइम पे दो फोर्स ने हिट किया, ठीक है। एक ने इसको इधर से मारा और उसी टाइम पे एक फोर्स ने इधर मारा, एक बॉल को एक ही टाइम पे ऐसे हिट किया, तो ना तो ये इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, ये कहाँ जाएगी, दोनों के बीच में। ये पैरेललोग्राम लॉ था कि ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम लॉ बनता है, सॉरी जो पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है, उसका विकर्ण उसका डायगोनल, इन दोनों का क्या होता है, रिजल्ट। ये ऐसे पढ़ा था हमने कि ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट ये होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं अप्लाई करूं कि अभी ये एक F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का परिणाम किधर होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, ये जितना F1 है उतना ऊपर भी बनाओ, ऐसे जितना ये है उतना ही, फिर जितना ये है उतना ये बन गया पैरेललोग्राम। अब F1 और F2 का रिजल्ट कौन होगा, ये डायगोनल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक। चलो इसने अप्लाई किया F1, इसने अप्लाई किया F2, F1 और F2 दोनों का मिलके जो रिजल्ट है वो ये चार्ज इधर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 पे। इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कैसे लगेगा, यहां पे ऐसे फोर्स लगेगा तो इधर जाएगा, ये कौन है, F3। अब हमारे पास दो वेक्टर है, और देखो F1 और F2 को तो भूल जाओ, 1 और 2 का रिजल्ट कौन है, ये। तो अभी मेरे पास एक ये है एक ये है, कि इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स तो उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, वापस से वही, इन दोनों से पैरेललोग्राम बनाओ, इन दोनों से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। कैसे कि ये लाइन जो है उसके पैरेलल ये लाइन, और इस लाइन के पैरेलल समांतर ये लाइन।
देखो F1 F2 तो खत्म, ये है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, तो कहाँ जाएगा, इनसे इसके पैरेलल में ये बनाई, इसके पैरेलल में ये बनाई, अब रिजल्ट उधर जाएगा, ये इसका होगा। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको, ये दो वेक्टर थे, इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या है F1 प्लस F2 और ये क्या है F3, तो टोटल क्या हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हम ऐड कर रहे हैं। कौन सा मेथड है, वेक्टर एडिशन, ये सदिशों को जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना, सामान्य जोड़ बाकी नहीं है। कौन सा योग हो रहा है, ये सदिश योग हो रहा है, वेक्टर एडिशन हो रहा है। दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे होते हैं तो उनको ऐसे ही ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए ऐसे Q4 Q5 खूब है, फिर है मेरे पास Qn, अगर ये इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करे तो अब मेरे पास कितने फोर्स है, एक तो ये है और एक ये, तो इसके पैरेलल में ये बनाओ और इसके पैरेलल ये बनाओ, रिजल्ट ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी कि इन दोनों को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू क्या है F1 F2 F3 और इसकी वैल्यू क्या है Fn, ठीक है, ये R3 ये R है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल फोर्स कितना आ गया, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, Fn वेक्टर, सॉरी F3 F4 F5 और एंड में क्या लिख देंगे Fn वेक्टर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है तो उन सब की वजह से उनके बीच में रखे गए किसी टेस्ट चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है, वो उन सब की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। इन सब की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनको हम ऐड ही कर रहे हैं, पर तरीका कौन सा रहेगा, वेक्टर एडिशन, मतलब ऐसे पैरेललोग्राम बना बना के करना पड़ेंगे, यूं नहीं कि ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो सबको आप ऐड कर दो, वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। अपने को वेक्टर वाले लॉ से करना है, पैरेललोग्राम बना बना के, कि इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, अब दो है, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर तीसरा लगाया, फिर उन दोनों को सॉल्व करो, फिर चौथा है, उन दोनों को सॉल्व करो, दो दो के पेयर बना के आप जो है वो सॉल्व करते चले जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे न्यूमेरिकल जो होंगे वो भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इस डायग्राम को बना लेंगे और इसका जो स्टेटमेंट है वो भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। तो अच्छे से जो है वो अपन थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट को लिख देंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत को अच्छे से लिख लेंगे। तो जो नियम था, जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास खूब सारे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज, तो उनकी वजह से किसी एक चार्ज पर, उनके बीच में रखा कोई एक चार्ज, जो कि हमने कौन सा रखा, टेस्ट चार्ज रखा, कोई और भी हो सकता है, तो उस एक चार्ज के ऊपर बाकी सबकी वजह से फोर्स जो लगता है वो कैसे निकालते हैं कि उन सब की वजह से लगने वाले बल, सबकी वजह से लगने वाले फोर्स के सब का जो वेक्टर एडिशन है वो हमको कर देना है, कि अलग अलग एक F1 लगा रहा है, एक F2 लगा रहा है, तो सबका वेक्टर एडिशन हमको कर देना है, उनके सदिश योग हमको उनका करना होगा, ठीक है। तो ये नियम था, इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व भी करते हैं। तो क्या पता लगा हमको कि टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F1 F2 डॉट Fn। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, F1 क्या होगा, फोर्स क्या होता है, K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, किस किस का, Q1 और Q0, इनके बीच में था। अब देखो, अगर मैं दूसरा वाला फोर्स निकालूंगा तो वो क्या होगा, K Q2 और Q0, एक तो Q2 याद है ना, एक Q1 और Q0, फिर कौन, Q2 और Q0, फिर Q3 और Q0, इस टाइप से अपन ने डायग्राम बनाया था। तो फर्स्ट का निकालते हैं वापस से, K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, उनके बीच की डिस्टेंस R1 का स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म चल रहा है तो आप एक R कैप लगा के, R1 का कैप लगा के इसको वेक्टर बना दें, सदिश बना दिया हमने, ठीक है। सदिश रूप चल रहा है तो अभी तो इसमें तो कुछ वेक्टर है नहीं, तो एक यूनिट वेक्टर, एक इकाई सदिश लगा के R के इसको वेक्टर बना दिया। फिर F2 में क्या हो जाएगा, यहाँ R2 का स्क्वायर, यहाँ R2 का कैप डाल देते, सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है, तो कैप लगा दिया हमने, डॉट
एफ एन में क्या हो जाएगा के क्यू एन और क्यू नॉट और आर एन का स्क्वायर या एक आर एन का कैप डाल देते हैं। क्या कॉमन आ गया इन सब में? के कॉमन है, क्यू नॉट भी कॉमन है, तो पीछे क्या बच जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, यहाँ R1 कैप, फिर यहाँ Q2 R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, और इसी टाइप से Qn Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। ठीक है, अब Q नॉट K की चाहे तो वैल्यू लिख सकते हैं। K क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख लीजिए। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा। देखो सेम नंबर जो है वो ऐड हो रहा है बार बार, वही Q अपॉन R स्क्वायर फिर R कैप, Q अपॉन R स्क्वायर फिर R कैप, बस यहाँ पे नंबर बदल रहा है 1, फिर यहाँ क्या आ गया 2 सबस्क्रिप्ट में, फिर यहाँ क्या आ गया n, इस टाइप से चल रहा है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ये नंबर रिपीट हो रहा है। बस यहाँ पे आप डाल दीजिए I, कि I की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक चेंज हो रही है n तक, पहले 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 3 4 5 और n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स वो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब चाहे तो कोई लोग आर कैप की वैल्यू लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अब आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, आई है सबस्क्रिप्ट में, ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज यहाँ रखोगे तो ये नीचे आर आई और आर आई स्क्वायर आर आई क्यूब हो जाएगा, वो भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो इनके ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके तीनों कॉर्नर पर जो है सेम चार्ज रखा गया है Q, साइड स्क्वायर है तो सेम ही होगी, ए ले ली हमने, कि इसके किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताइए, इस पे बता दीजिए या इस पे बता दीजिए, जैसे कि इस पे बताना है हमको। ठीक है, कोई भी एक चूज कर लीजिए। अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा, ये तीनों, ये वाला कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे F1 डॉट बना देते हैं, चलो ये वाला कैसे फोर्स लगाएगा, इस टाइप से F1, ये वाला इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे F2। तो देखो इसका हो गया F1, इसका हो गया F2, इसका हो जाएगा F3, पर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि F1 और F2 को कैसे सॉल्व करें, हाँ एंगल कितना है बीच में भाई 90, तो वही हम चाहते हैं ऐसे बिल्कुल पैरेललोग्राम बना के कि इन दोनों का आंसर ये होगा, जो F1 वेक्टर है ये F1 ये F2, तो इन दोनों को ऐड करके ये क्या आ गया F1 प्लस F2, तो हमारे पास F1 प्लस F2 कैसे आएगा, सोचो, याद हो थोड़ा बहुत, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम में अपन ने क्या निकाला था फॉर्मूला, कुछ याद है क्या था, p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला था अगर दो वेक्टर p और q हो तो। फिलहाल क्या है हमारे पास वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर, फिर क्या 2F1 F2 cos 90, सही है, एंगल कितना है 90, ऐसे होगा। ये दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला है कि अगर कोई थीटा एंगल पर हो तो हम उनको ऐसे ऐड करते हैं। चलो कर लेते हैं, दो वेक्टर को हमने ऐड किया और ऐड करने का फॉर्मूला क्लास 11 से आया समांतर चतुर्भुज नियम से, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और ये क्या हो गया cos 90। अब cos 90 तो क्या होता है जीरो, एंगल क्या है F1 और F2 के बीच का 90, तो यहाँ आ गया cos 90, ये तो क्या हो जाएगा आपके जीरो, तो पीछे क्या बचा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आप चाहो तो इनकी वैल्यूज भी लिख लें, F1 इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला क्या हो गया K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, ये भी Q और यहाँ पर भी Q, तो Q इंटू Q क्या हो गया Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर A है तो A का स्क्वायर, ये हो गया
F1 और इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर प्लस F2, इसने जो अप्लाई किया उसको हमने F2 बोला। तो Q और Q के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, K, Q और Q का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी A स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या चल रहा है स्क्वायर। अब देखो सेम नंबर दो बार आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स हो गया ये कौन, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। x प्लस एक्स क्या होता है 2x, वैसे 2 टाइम्स ये सेम नंबर लिख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर लिख सकते हैं अपन। आंसर क्या आ रहा है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का रूट में कौन है 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ ही जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 और F2 ऐड हो गए। अब इसने फोर्स लगाया वो, इसने लगाया फोर्स वो, ये आंसर आ गया किस किस का, ये हो गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो इधर डायरेक्शन जाएगी, वो कौन सा होगा F3, ठीक है। अब देखो F1 और F2 ये तो निकल ही चुका है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। हम चाहे तो चलो F1 और F2 को डायरेक्ट क्या बोल दो, F डैश बोल दो, कंबाइन क्या बोल दो F डैश, ये ऐड कर दिया F डैश आ गया, इन दोनों को ऐड किया ये F डैश। अब F1 और F2 को ऐड करने से F डैश है वो उधर है, इसने जो अप्लाई किया इसके ऊपर, ये वाला चार्ज जब इसको रिपेल करेगा तो उधर जाएगा, तो ये हो गया F3, दोनों सेम डायरेक्शन में। और अगर सेम डायरेक्शन में आए तो वेक्टर को कैसे करते हैं, ऐड कर लेते हैं। थोड़ा याद करें पैरेललोग्राम लॉ को, इस क्लास की शुरुआत में मैंने बताया भी था कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेते हैं, दो वेक्टर ऐसे उल्टे हैं तो माइनस कर लेते हैं। अगर वो किसी एंगल पर है तो फिर उसका फॉर्मूला ये है p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा, ऐसे हम ऐड करते हैं। तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, f कौन कौन, f डैश प्लस f3, f डैश भी उधर f3 भी उधर, सॉल्व कर लो। f इक्वल्स टू, अब देखो f इक्वल्स टू f डैश की वैल्यू तो ये होगी √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस f3 की वैल्यू क्या होगी k, इसके और इसके बीच का है F3 तो Q इंटू Q, यहाँ पर भी कौन है Q, तो ये तो हो गया Q स्क्वायर डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये कितनी है ये तो पता चल गया। देखो ये क्या है A और ये क्या है A, तो ये क्या है डायगोनल विकर्ण है। देखो भाई आधार A है, लंब A है तो कर्ण कितना होगा, ठीक है। कर्ण हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट में क्या लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, तो ये भी a और ये भी a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दो बार हो गया a स्क्वायर, या फिर इसको √2a, a स्क्वायर था a बाहर आ गया। तो डायगोनल ये डिस्टेंस कितनी है √2 है, ध्यान रखना। डायरेक्ट भी याद रखें कि ये जो डायगोनल होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है वो कितना होता है √2 है, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है √2a, तो √2a का क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, f इक्वल्स टू चलो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन है पूरा ही। तो पीछे क्या बचा √2 प्लस यहाँ क्या बचा 1/2, न्यूटन पीछे डाल देंगे, ये आपका फाइनल फोर्स हो गया। तो इस टाइप से जो है वो अपन फोर्स निकाल सकता है। तो यहाँ तक करेंगे, आगे की स्टडी अगली क्लास में।